हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएस में आपका स्वागत है। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम 7th क्लास का मीडिवल हिस्ट्री शुरुआत करेंगे आज। तो मीडिवल हिस्ट्री से आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये 1000 वर्षों के दौरान में परिवर्तनों की पड़ताल। तो इसमें देखेंगे अपन क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे एक मानचित्र दिया है, तो अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ कुछ लोकेशन दिया रहता है वो मानचित्र इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे के एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो एक ऐसे कच्चा ये मानचित्र उस टाइप बनाया गया है। मानचित्र 1 दो पर नज़र डाली। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। सोचो 1154 का है ये चित्र। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। अब देखो कितना फर्क पड़ जाएगा, ये देखो अब यहाँ थोड़ा क्लियर होने लगा है। दोनों नक्शे एक ही इलाके हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी नक्शे में दक्षिण ऊपर भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और चिलिका को द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। तो ये चीज़ है ना, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में बारीक ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारिक अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते हैं। अब जो 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द निल्सन के अनुसार एटलस नोवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महाद्वीप जहाँ लोकेशन दिया रहता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं को, संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम उसे आधुनिक राष्ट्र, राज्य, भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सादा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। अब देखो ये देखोगे तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो क्वेश्चन कोई बने। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराएं जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार उनके स्रोत, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, ऐसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों का बारे में पढ़े। तो ये रखने मीडिवल काल है और यहाँ से 1751 से आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, तो ये यार यही इंपॉर्टेंट है, शिलालेख, स्थापत्य, पीटी के लिए भी तो लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम करने लगे।
कागज़ का मूल्य दिन पर 2 प्रश्नों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक पांडुलिपि के 2 डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। 1 सदी बाद आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है तो दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है। अभिलेखागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जो अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों लेन देन के ब्यौरों को रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये याद रखना, पहले भी था उस ज़माने में भी और अभी भी रखा जाता है। अभी देखिए कुछ ना कुछ लिख रहा है। एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेचने लग जाते हैं। अब देखो कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ से, ये चीज़ याद रखना। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज के हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। तो ये भी कोई काम का नहीं है। उन दिनों छापाखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि या नकलन विष हाथ से ही पांडुलिपि को प्रतिकृति बनाने थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के घर कार्य नकल उतारी तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। अब देखिए ये चीज़ कोई काम की नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो जाती है। नष्ट लिपि बाई और वर्ण में जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी की जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्किस्ट लिपि दाई और अधिक संगन, संस्थित और कठिन है। ये ज़्यादा और डिफिकल्ट है, ये थोड़ा बहुत ठीक है। प्रतिलिपि बनाते हुए लिपि छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपि बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे के बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि आज हमें लेखकों की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपियों के द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों के एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत पर संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में ही अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। ये पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। अभी कोई मतलब नहीं। नए सामाजिक राजनीतिक समूह सन 750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि उस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। तो ये चीज़ याद रखना, ये यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। इस महाद्वीप में नए नए तरह का खान पान भी आया। आलू, ये यूपीएससी ने अब की बार फिर पूछा, 2025 में पूछा, पहले भी पूछा है। तो याद रखना उस टाइम क्या क्या आया था। आलू आया था, ये सब बाहर से आए। मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सब बाहर से आए हैं। और याद रखना यूपीएससी ने अब की बार पूछा है, ये पहले भी पूछा है। ध्यान रखिए तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। अध्याय 5 या 7 में आप उनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अक्सर की तलाश में लोगों झुंड के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। इस उपाधि में अपार संपदा, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इसका देखो रहट यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है। ये देखो अब की बार यूपीएससी ने अरगट्टा पूछा है, पर ये देखो रहट पद्धति भी होती है। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने पहले पूछा है इसके बारे में। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत तथा राजा का पुत्र से निकला। 8वीं 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था, क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते हैं। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति, सैनिक भी आते हैं जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल प्रकारों स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ये चारण का क्वेश्चन पूछा
इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपिकों, मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया है। पर्यावरण से इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग को बेकार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि के कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनके पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में नीचा दर्जा दिया जाने लगा, मतलब जातिवाद बढ़ने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर इसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और ये आज भी है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता है। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। वे मिल मिलाकर किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, अभी देखो, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मासालिक अल उबर अफसर फी मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत है ये। तो यहाँ पे ये थोड़ा चीज़ समझने वाली है। एक ही चीज़ देख लो। देखो ये सविस्तान है, मतलब जो पाकिस्तान वाला इलाका है। ये देखो, ये सेकंड है उच्च है, थर्ड वाला मुल्तान है, कालानौर, लाहौर, समाना। एक बार देख लेना, ये जो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो इसमें लिख लेना ये चीज़ें। सुरसती, कोहाराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, ये याद रखना देवगिरी कर्नाटक वाला इलाका होगा। तेलंगाना, दार समुद्रम, देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा दार समुद्रम, तो मतलब ये वाला, और माबार। चौल अध्याय 2 तुगलक अध्याय 3 में पढ़ेंगे अपन। तो चौलों का क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछा तो ये यहाँ मिलेगा, देखना। तुगलक मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ व्यास जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसके सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहास का विजय अभियान के दावों का अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही समझने की कोशिश करने में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार को लेकर क्यों करते थे। भाषा तथा क्षेत्र सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार संबंधी, दक्षिणी कर्नाटक, ये चीज़ याद रखना। द्वार समुद्र मतलब दक्षिणी कर्नाटक में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मारवाड़ी तमिलनाडु में, ये चीज़ याद रखना। गोंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषा की सूची बनाई और एक सूची उन भाषाओं के नाम को बनाई जो उनके द्वारा लिखित क्षेत्र में आज भी बोली जाती है। जो नाम से एक से उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा कीजिए। अब ये चीज़ का मतलब नहीं, पर ये थोड़ा याद रखना। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासकों और राजवंशों से जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चौल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका एक तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले।
18वीं सदी मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले उन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ये कोई काम का नहीं है। मैं फिर बार बताऊँ, देखो जैसे 8th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा, कोई काम का नहीं था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देते हैं। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नई देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है और इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के चाव में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में उनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारी के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके, मतलब भक्ति काल का पीरियड है। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपरा के बारे में आप अध्याय 8 में जानकारी। ये पहला चैप्टर देखोगे ना, तो जो आगे आने वाले 9 अध्याय उनका सारांश दिया है, तो कोई मतलब का नहीं है कि मतलब ये बता रहा है कि आप क्या पढ़ोगे, आगे क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों को भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अपराशियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर, एक अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री अर्थात उलेमा का संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म का अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे तो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभी दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत जो कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास का समय केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षा के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि उसके समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा हो जाती है। सब इस बात आप धर्म को कैसे बनाए, वो कारण भी होते हैं। देखो, को रिलेशन होता है, धर्म चेंज होता है तो अर्थव्यवस्था भी चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या अर्थव्यवस्था चेंज होती है तो धर्म का प्रभाव भी चेंज होता है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी थे, शहरों और गाँवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्य को दे, कभी कभी तो ग्रामवासियों वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के विकास और यूरोपीय से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी।
भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थे। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जानी चाहिए। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ। इस यहाँ से ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। सोचो कितना आइडियोलॉजिकल कितनी खतरनाक चीज़ है जो बांट देती है समाज को। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप को व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव यह देखें कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि और क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ये तो कंप्लीट हो गया। विजय सर पांडुलिपि जाति क्षेत्र काल विभाजन, तो इसका मतलब नहीं है। तो ये पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होगा अपना। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी को समराइज़ कर लो, और समराइज़ करने का एक तरीका यही होता है कि आप जैसे इन क्लास के साथ देख लो, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें बता दी है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बना रहा है। फिर आप यूपीएससी पीवाईक्यू देखो और एक टॉपिक वाइज आप जो समराइज़ कर लो इन चीज़ों को। नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र वन में उपमहाद्वीप विभिन्न राजवंशों 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा क्लियर नहीं है, जो आपके पास हार्ड कॉपी हो तो उसमें से देख लेना, पर ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानचित्र में गुर्जर पतियार है, राष्ट्रकूट है, पाल चौल है, चौहानों की सत्ता निर्धारण कीजिए। क्या आप आज भी राज्य की पहचान कर सकते हैं? अभी इसमें देखो थोड़ा दिख नहीं रहा है। पांड्यन है, चोल है, ये चेर है, और ये पूर्वी चालुक्य हैं, कलिंग है, उत्कल है। अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, पर मैं फिर बता रहा हूँ, आपके पास हार्ड कॉपी है, इसमें अच्छे से देख लेना। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, कौन कहाँ पे था ये पता होना चाहिए। गुर्जर पतिया जैसे यहाँ पे है, इंद्रप्रस्थ है, मुल्तान के अरब अरब हो गया, ये कश्मीर थोड़ा देख लेना, या दिख नहीं रहा अच्छे से। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु का नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो ये थोड़ा याद रखना। ऐसे ही जहाँ यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन पूछता, मैंने कल भी बताया था ये चीज़, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना कि कहाँ पे मिला है ऐसा। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट काल की कृति है, एलोरा की गुफा में है, ये चीज़ याद रखना। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंतिक रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिर लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी अपने स्वामी का आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो ये चीज़ याद रखना। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया। उसे हराया, हिरण्य गर्भ, साप्ताहिक अर्थ, सोने का गर्भ नामक यह अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता संपन्न किया जाता था तो माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर, शरमण और गुजर पतियार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो पहला जो मैप था उससे पता भी लग जाएगा कौन कहाँ पे थे। राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजी धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों को साथ साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता को साझेदारी भी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों को एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था।
400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी है, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में मिला जाता है। ये पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये चीज़ याद रखना। बिलास श्रम 2019 का क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन था, यानी जबरन श्रम, तो ये वही है क्वेश्चन 2019 का। कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ओहदों पर होते थे। परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। परिस्थितियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचे गए, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने परिस्थितियों में अपनी उपलब्धियों को बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की परिस्थिति के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई परिस्थिति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से याद रखना। प्रतिहार कहाँ पे थे? एमपी में थे। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र के हिस्सा और कलिंग उड़ीसा के राज्य के हिस्सा राजा के अनेक आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कंबोज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग मतलब बंगाल के हिस्सा, अनर्थ मतलब गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात मतलब वनवासी, तुर्क मतलब तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों ही भारत के राज्यों को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदानों से पुरस्कृत करते थे। ताम्र पत्र पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्रपत्र का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान को उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मोहर लगी है, जो यह बतलाने का लिए है कि एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ये मोहर लगी, जैसे आज भी तो होता है, सरकार अगर आप कराते तो उसे लगती है चीज़ें। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? ये चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़े लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे, फलोद्यान है, पेड़ है, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे हैं, नहरें हैं, खाइयाँ है, नदियाँ है, दलदली ज़मीन है, हौज है, अन्नागार है, मछलियों के तालाब है, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें हैं, जिससे ये भूमि मिलती है। जिनकी भूमि मिलती है उसे इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वहीं पक्की ईंटों के बने ऊपर माले पर बड़े कमरे बना सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बना सकता है। ऐसे ही ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो, तटबंधों का निर्माण न हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों को लेकर उनकी सूची बनाइए। अब एक मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उस टाइम जो है बहुत प्रकार के कर होते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आज भी अपन देखते हैं, ऐसा नहीं है, उस टाइम में भी लगता था, ये चीज़ याद रखना। तो वही वाली बात है कि कर के बहुत टाइप होते थे। ऐसा नहीं कि आज अपने देखने को मिल रहा है, सब कर उस टाइम में भी थे और आज भी थे, तो ये चीज़ याद रखो। बारहवीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहलों के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। तो ये याद रखना, कल्हण के जितने भी जो ग्रंथ लिखे हुए याद होने चाहिए। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र या गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुजर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यूपीएससी ने बहुत बार पीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
तो ये चीज़ याद रखना। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष, तो याद रखना त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे। ये चीज़ याद रखना। और ये किस पे चाह रहे थे, गंगा घाटी में कन्नौज उस पर नियंत्रण पाने के लिए कर रहे थे। सुल्तान मतलब अरबी भाषा शब्द जिसका मतलब है शासक। जैसे कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66 शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में भी इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद इसके शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1023 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया और लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, ये लूटता था बस गजनवी। इनमें गुजरात और सोमनाथ मंदिर शामिल है। याद रखना, बहुत बार लूटा था इसने। मोहम्मद जो धन उठा ले गया उसे बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी निर्माण में खर्च हुआ। तो ये लुटेरे थे एक तरीके के, सोचो। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसके अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप को लेकर जोखा लिखने का काम सौंपा। तो ये चीज़ याद रखना, अल बेरूनी ने सुल्तान मोहम्मद गजनी का इतिहास लिखा है। अरबी में लिखी गई इस कृति किताब उल हिंद, तो ये थोड़ा याद रखना। किताब आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इस तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी के अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो ये रहा, गुजरात में चालुक्य थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वाल थे। चाहमान प्रसिद्ध शासक था, पृथ्वीराज थे। तो इसका टाइम पीरियड याद रखो, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल में उसका हाथों हार गया था। और ये बहुत बड़ी हार थी। तब से मतलब मुगल शासक इसके बाद में ही भारत में इंटर कर पाए, ये चीज़ याद रखना। तो ये बहुत बड़ी हार थी। चोल राज्य और उसके पड़ोसी, तो चोल चेर राज्य मैं फिर बता रहा हूँ, इस मैप क्लियर नहीं है, परंतु आपके पास जो है इसका अच्छे से मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अच्छे से कर लेना। देखिए ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं ये सब। उरेर से अंदाजा होता है चोल वंश सत्ता में कैसे आए। कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों के हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभु सुदनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चौथ शासक बना, वे 985 में राजा बना। उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में विस्तार किया। उसने साम्राज्य प्रशासन का पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रताप ने उसकी नीति जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई और यही यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा। मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूँ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। देखो यूपीएससी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाती, आप ये चीज़ समझिए। देखो इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, किसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकोबार द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। और इसका आंसर था राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक था। और ये देखो इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई थी। दक्षिण पूर्व एशिया देश, ये सारे नाम दिए हैं। लाइन टू लाइन उठा के यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। नहीं पढ़ोगे तो फिर कोचिंग हो के हजारों मटेरियल पढ़ लो, कुछ नहीं मिलेगा। भव्य मंदिर और काशी मूर्ति कला। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर गंगई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, इसलिए उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि के ऊपर जो सारे विशेषज्ञों निर्वाह करने में खर्च थे, जो मंदिर के आसपास रहते थे उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमा बनाने का काम था। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादा प्रतिमाएं तो देवी देवता की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी, ये चीज़ याद रखना। अभी तो गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर कीजिए। बाहरी दीवार को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए। तो मतलब कितनी खतरनाक कला का उदाहरण है ये। अब ये देखो,
एक चौल कांस्य प्रतिमा है, जितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। इसी पता किस तरह बनाई जाती है, जाने के अध्याय 6 देखें। कृषि और सिंचाई। चौलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं पर पानी कृषि विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं-6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु में एक जलधार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इसे पानी से खेत सींचे जाते थे। जलधार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों नहरों में दर के प्रवाह को संचालित करता था। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किसी प्रकार संगठित था। किसानिक बस्तियां जो उर कहलाती थी, ये चीज़ याद रखना, कृषि क्षेत्र के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद को नाडु, न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूविंदर देवलन, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले वेलन किसान, अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी गई और उनके केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। थोड़ा याद रखना, पदवद पूछता है यूपीएससी। भूमि के प्रकार। चौल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन गवाई जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मादेव ब्राह्मण उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवरान या तिरुनटुकुनी मंदिर उपहार में दी गई भूमि। पलिचंदकम जैसे स्थानों को दान को दी गई भूमि। तो यूपीएससी में पूछा भी है, तो ये थोड़ा टर्मोलॉजी याद रखना। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मादेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में डेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मादेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर बेहरे दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारिक संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे और मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम ताल पत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकलवाने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, तो ये थोड़ा याद रखना किस में उल्लेख किया गया इस टाइप से। वैसे पूछा नहीं है, पर फिर भी सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उनमें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों की समिति सदस्य रहा तो वह किसी और समिति सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी तमिल कृति पेरी या पुराणम से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पैसों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों के उठाए चल रहे थे। मारुत पेड़ों की छाया में एक मजदूरिनी ने अपने बच्चों की चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलिया को बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते बांध दी। अभी देखो कोई मतलब नहीं है बस।
धान कुर्ती लहरदार बालों वाली पुलिया इस तरह के गानों की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। मतलब बता रहा है कि उस समय का सामाजिक परिवेश कैसा था, क्या था। तांग वंश के युग का चिन्ह। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। उसकी राजधानी सियोन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। यहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरिया आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही को प्रशासित होता था। इन परीक्षा में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारी भी चयन की व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपाधि प्रचलित व्यवस्था में व्यवस्था किन मायने से भिन्न है। तो यहाँ पे पता लगता है कि सोचो वहाँ पे शासक थे उस तरीके के, तो ये चीज़ याद रखना। एक और चैप्टर पढ़ते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ मीडियल इस वीक में ख़त्म कर देंगे अपन, और फिर आर्ट एंड कल्चर बचेगा तो अगले वीक फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे अपन। दिल्ली के सुल्तान। अब ये देखो यहाँ से शुरू होगा असली चीज़। दिल्ली के सुल्तान 13 से 14 सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं। और जो क्लियर नहीं है तो थोड़ा देख लेना एक बार। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्यों के अंदर बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में भी ऐसी किसी राज्य की जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। तो ये चीज़ याद रखना, 12वीं शताब्दी में जाके दिल्ली प्रमुख केंद्र बना और आज भी वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहन मान नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ डेली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों पर फैला था। तालिका 1 पर फिर नजर डाली और उन 5 वंशों पर पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ये इलाके हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र उनको देखकर देहली, कोहिना, सीरी, जहाँपना को पहचानी। देखो यहाँ पे है दिल्ली। और पहले था राजपूत वंश, इसमें तोमर थे। आरंभिक 12वीं शताब्दी और 1165 तक। अनंगपाल रहे 1130 से 1145 तक। चौहान 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश या रखना 1210 से 1236 तक। रजिया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। फिर इल्तुतमिश का यही मकबरा है, मतलब इसका मकबरा है ये। फिर खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। ये याद रखना, टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316। तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिर शाह तुगलक 1351 से 1388। ये अलाई दरवाज़ा है, याद रखना। एक फिर शाह तुगलक का मकबरा भी। सैयद वंश आया 1414 से 1451 तक। खिजर खान 1414-1421 तक। लोधी वंश यहाँ से 1451 से 1556 तक। बहलोल लोधी याद रखना 1451 से 1489 तक। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे है। हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास और तारीख एक वचन बहुवचन जो सुल्तानी शासनकाल प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। अब कैसे तैयार किया है। पांडुलिपि तैयार करने 4 चरण है। कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों को ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने के पिघला कर उसका प्रयोग जल्दी तैयार करना। तो हर एक के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो उन घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। न्याय चक्र क्या है। 13वीं सदी के इतिहास का फक्र मधुवीर ने लिखा था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता तो किसान से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स के लिए चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत सारी समस्या है, तो भाई बात इसीलिए है कि राजा लोग ही सही नहीं है।
जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ये बात सही है, आज भी सही है। लिंग भेद स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक शरीर रचना संबंधी अंतर आमतौर पर तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। ये भेदभाव है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखिए। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने के आशा में लिखा करते थे। लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहास का मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थे, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से पसंद नहीं थे। सन 1240 में से सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार क्या है? मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों का अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबी से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकताई वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1209 के विवाह से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों से जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी गिद्दिद्दा 980 से 1003। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। इसे पता लगता है कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को कितना मुश्किल होता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। फिर में याद रखना कि ये मैप देख लेना, इसमें दिख नहीं रहा, और मैप को तो अच्छे से करो। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। गैरिसन शहर मतलब किले बंद बसा वहाँ जहाँ सैनिक रहते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों को शासन गैरिसन राक्षस सैनिकों टुकड़ों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतर प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए बसाए गए। ये थोड़ा याद रखना कि ये कहाँ का दक्षिण में अभियान था। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इसमें क्लियर नहीं है, आप लोग देख लेना हार्ड कॉपी में अगर अच्छा हो, या चैट जीपीटी सर्च करना, चैट जीपीटी शायद अच्छा बना के दे भी देगा आप लोगों को। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। देखिए मानचित्र और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उस महाद्वीप में का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। उसने शत्रुओं की सेनाओं परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र का नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अब देखो ये चीज़ याद रखना, इसमें क्लियर नहीं दिया है, इम्पोर्टेंट है ये। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कोत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसके मीनारे, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को दहली ए कोहाना पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई है।
ये बेगमपुरी मस्जिद है। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में इसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व के शरण स्थल की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मस्जिदें क्या होती है? ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेककर करते हैं। जामा मस्जिद जामी है वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सामान्य विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप में अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावा को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था के पालन करने वाले श्रद्धालुओं को परस्पर एक जुड़ाव से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। मोट की मस्जिद है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय के नजदीकी से एक नज़र। तो मिडिवल काल यूपीएससी ना टर्मोलॉजी बेस इस टाइप से कुछ जरूर क्वेश्चन पूछती है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग PYQ को माइंड में रखो। तो नहीं तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं। तो वो चीज़ें याद रखना। ये सब चीज़ें आपको पता तभी लगेगी जब आप PYQ को कमांड करोगे। ये चीज़ याद रखना है। ऐसे तो आपको पता भी हवा भी नहीं लगेगी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर गिलतुमिश सामंतों जमींदार के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान पर भी विश्वास करके उन पर ही निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आश्रित मतलब जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर निर्भर रहता हो। अभी तक इस टाइप क्वेश्चन तो जो टर्मोलॉजी का कुछ मतलब जैसे अरगट्टा जैसे पूछा गया तो उसके कुछ मीनिंग है उस चीज़ों का। ये चीज़ अब नहीं पूछेगा कभी पीछे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे। साथ ही अपने पर आश्रित भी निम्न वर्ग के लोगों भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति सुबेदार जैसे पद दिए जाते थे लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सियासत में बैठते ही प्राय नए व पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उस वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कल्लाल शराबी बनाने वाला बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाब नामक बावर्ची और लड्डा तपीरा नामक मालियों के उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठा है। 14वीं शताब्दी मध्य के इतिहास का जियाउद्दीन बर्दी ने इन नियुक्तियों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। तो मतलब कास्टिज्म ही मान सकते हो इस तरीके का। तो सोचो उसका कितना विद्रोह हुआ पहले। तो ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमानों का कास्टिज्म नहीं होता है जो देखो कास्टिज्म के पीछे मेन अवधारणा क्या होती है, कार्य के आधार पर बांटा जाता है ना। तो यहाँ पे तो वही चीज़ हो रही है ना, गुलामों को उस तरीके से बांटा जा रहा है, फिर उनको एक ऊपर वाली पदवी नहीं दी जा सकती। तो वो चीज़ याद रखना। तो पहले वाले सुल्तानों को यही तरह खलजी तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्कादार या मुफ्ती कहा जाते थे। ये चीज़ याद रखना, इक्तेदार और मुफ्ती। देखो PCS के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। PCS के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि PCS में तो पूछा जाता है छोटी छोटी, में UPSC के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ याद रखना। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने
एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। आपने सैनिक सेवा के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, उनके कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम को हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूली और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसकी बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारियों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर भी कर लगता था, घरों पर भी। ये याद रखना जरूरी कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय तुरंत बाद ये पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र जिनमें पैठन में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बाँस के जड़मुठे में। भारत में बाँस पोला नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था और वे कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवारों के घेरे में उनके मवेशी फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। वे सेनाएं जंगल में घुसकर खातों से तैयार किए गए औजार से बाँसों को काट डालती है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। ऐसे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। आइए देखिए दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब देखो ये कुछ ज़्यादा ही इसमें दिया है और यूपीएससी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तमाम असफलता गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों के फतह करने का अभियान की योजना बनाई। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब इन दोनों ने क्या क्या काम किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया, मोहम्मद तुगलक ने क्या काम किया। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299-1300 में और 1302-1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ा की और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर भी बनाया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती का पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों को पैदावार 50% हिस्सा के कर के तौर पर तय कर दिया गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। यार रखना पीछे के लिए इंपॉर्टेंट है, पैसे के लिए नहीं। और यह आशंका था कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी नीचे दरों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल को बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया भाई, मोहम्मद तुगलक के शासन के 12वें वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर उतना विश्वास था कि उसे ट्रांसऑक्सियाना पर भी आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोयना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसके इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। ये फिर भी कर लगाता रहा, ये दिक्कत हो गई। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब ये याद रखना पीछे के लिए मोहम्मद तुगलक ने चलाई थी सांकेतिक मुद्रा। इसी के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्दा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम
कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ा आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसे तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करोड़ों मृत्यु, गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विश्व जनता बगावत उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो ये यहाँ पे ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आप सोच समझ के अगर डिसीजन नहीं लेते हो तो उसका परिणाम आपको भुगतने के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं प्रशासन में क्यों इतना भाई यूपीएससी जैसे इतना बड़ा एग्जाम लिया जाता है। भाई कारण है कि सामान्य व्यक्ति वहाँ चले जाएंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर चीज़ें बचेगी ही नहीं। ये चीज़ याद रखना। इसलिए प्रशासन में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सोच समझ के निर्णय नहीं लेंगे सारी चीज़ों को देख के तो बहुत चीज़ें दिक्कत कर सकते हैं। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक उनको फिर से देखे आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी समय भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540-45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 1555-56 को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540-55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की तरह प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। 3 श्रेणियां ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ सहायता करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि अपने धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं में आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उसे उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। इस तरह धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले ही नाइटों की गिनती कॉलोनियों में नहीं होती थी, लेकिन मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत और जर्मनी से एक सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी में तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। तो इसे पता लगता है कि सोचो लोग धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बाद में पढ़ेंगे अपन ये चैप्टर। कल तक ये कंप्लीट कर देंगे। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।